जय सिया राम। राधे राधे। क्या जी, आज का विचार भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीठ शो में। और हमेशा की तरह मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर आने चाहिए और मुझे आपका ओपिनियन भी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है डेडलीस्ट अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी एंड व्हाट नेक्स्ट। कैसे हुआ, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, इस पे बात करें। चलिए आज का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये फटाफट आप देखिए जरा। ये बीएलए का प्रेस रिलीज है, बलोच लिबरेशन आर्मी का प्रेस रिलीज है। अगर आप इसमें लास्ट का पेज देखेंगे, लास्ट का पैराग्राफ देखेंगे, तो इसमें क्लियर वो कहते हैं कि जी हमने 102 लोग हमने मार चुके, वी किल्ड 102 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल। ये बीएलए साफ साफ कहती है, तो इसमें अब डाउट नहीं रह जाता कि कितने मरे कितने नहीं मरे। अब यहाँ 2 4 5 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बेला कैंप पे हमला होता है, ये एक्सप्लोसिव लेडेंस 2 व्हीकल ले जाते हैं अंदर। जब ये व्हीकल अंदर ले गए, कैंप पे हमला हुआ। कैंप पे हमला हुआ, इन्होंने कैंप पे आज अपडेट ये कि पूरा कैंप इनके कंट्रोल में है, बीएलए के कंट्रोल में। वहां करीब करीब 40 लोग वहां मारे जाते हैं। और फिर जो बाकी इंसिडेंट्स होते हैं, इसमें कल सुबह तक करीब 60 लोग ही मार चुके थे, माइनस दैट। तो करीब 102 लोगों का आंकड़ा आया था जो उन्होंने 10 साढ़े 10 क्लेम किया था। और आज जब आप ये वीडियो देखेंगे, लगभग 24 घंटे हो गए, तो ये कैजुअलिटीज 200 से ज्यादा क्रॉस हो गई है। और इसमें से कुछ करीब 18 से 22 बीएलए के लोग भी मारे गए हैं। ये अटैक किया था बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने, और मजीद ब्रिगेड जो है वो सुसाइड ब्रिगेड है, इसके लिए नोन फॉर दिस। अब इसमें ये भी सामने आ रहा है कि बीएलए का लिटरली कब्जा हो चुका है पूरे बलोचिस्तान पे। मारंग बलोच का एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहा है लोग को मोबिलाइज करने में, हर जगह प्रोटेस्ट करने में। ग्वादर पाकिस्तान से कट चुका है। क्वेटा में अब भी पाकिस्तान का दबदबा है, बट ग्वादर में पाकिस्तान का वर्चस्व उतना नहीं रहा। इससे बड़ा अटैक पाकिस्तान की आर्मी पे हुआ नहीं। अगर आप इस महीने में देखेंगे तो करीब 300-350 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई है। और अब केवल बलोचिस्तान में, क्योंकि यहाँ अब जो नंबर है 200 से ज्यादा, 200 से 250 के पीछे जो सूत्र बता रहे हैं, और कैजुअलिटीज इनकी बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान आर्मी बड़ी निराश और हताश दिख रही है कि कोई कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रही है। अब हाँ, रीएनफोर्समेंट्स अगर वो एयर से भेजेंगे तो बलोचों के पास क्या व्यवस्था है। आपने लास्ट टाइम देखा था बानी कैंटोनमेंट में, जब हेलीकॉप्टर ने लैंड करने की कोशिश की तो हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुआ था। उसके काफी लोग मरे थे पाकिस्तान आर्मी, जिसमें एक मेजर और 2 कैप्टन भी थे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब कि सबसे पहली बात, अब इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है बलूचिस्तान में, और अब बलूचिस्तान में परिस्थिति क्या है कि सड़कों पे बीएलए का कंट्रोल है, चेक पोस्टों पे बीएलए का कंट्रोल है, कैंटोनमेंटों में रेनफोर्समेंट आ नहीं पा रहा। तो हो क्या रहा है देखिए। अब क्या हुआ, क्या मेन डिटेल्स की कल आपने जयपुर डायलॉग पे भी देखो, मैंने कवर किया था। बट अब जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये संभव है कि आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अटैक हो जाता है साहब, और पाकिस्तान के आईएसआई को, पाकिस्तान की फौज को पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा अटैक हो गया। दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। इतना बड़ा अटैक करना, कोऑर्डिनेट करना एक दिन में, क्या ये विदाउट टेक्निकल इंटेल संभव है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बलूचिस्तान में 8 बड़ी हाईवे है जहां जहां अटैक किए गए। अगर आप उसको स्टडी करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न। अब आपने एक डिस्ट्रिक्ट में अटैक किया, अब वहां पे जो फौज का रेनफोर्समेंट आना है वो कहां से आएगा? क्योंकि फौज के पास तो पूरा पाकिस्तान है, वो रेनफोर्समेंट कहीं से भी भेज सकती है। वो रेनफोर्समेंट कहां से आएगा? और जब वो रेनफोर्समेंट चला, कितना बड़ा है, और उसको कब अटैक करना, कहाँ अटैक करना। देखिए अल्टीमेटली बलोच आर्मी कोई फुल फ्लेज्ड आर्मी तो है नहीं पाकिस्तान की तरह, तो उन्हें कैसे पता कहाँ से वो रेनफोर्समेंट आएगा? वहीं अटैक करना, उसी जगह अटैक करना, उसी कॉन्वॉय को अटैक करना। और उन्हें क्या पता एक रेनफोर्समेंट आ रहा, 3 नहीं आ रहा? उन्हें क्या पता एयर से नहीं आ रहा, जमीन से आ रहा? कई सारे सवाल हैं। तो अगर आप इन सवालों को स्टडी करेंगे तो एक चीज समझ आता है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति उनका मदद जरूर कर रही है जिसके पास अच्छा खासा मिलिट्री ग्रेड इंटेल है। मिलिट्री ग्रेड इंटेल मतलब सैटेलाइट सर्वेलेंस और भी चीजें कई सारी हैं जिसको इसका एक्सेस मिला हुआ है।
तो ये कौन है जो इनकी मदद कर रहा है और ये क्यों मदद कर रहा है? मैं आपको बताऊं, जो बलूचिस्तान में हुआ, इट इज जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ द बिगर पजल। क्यों? क्योंकि देखिए, बलूचिस्तान में जो हुआ, इसको आपको देखना पड़ेगा, इसकी टाइमिंग, इसका पैटर्न, और जो पाकिस्तान आर्मी को लॉस हुआ, इसको आपको कंपेयर करने पड़ेगा जो 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के साथ हुआ। इजराइल ने अटैक किया हिजबुल्लाह पे, हिजबुल्लाह की वाट लगाई, हिजबुल्लाह वाले भागते नजर आए, अब हजारों लॉन्चिंग साइट्स को ध्वस्त कर दिया। बट हिजबुल्लाह का रिटेलिएशन क्या था? 300 खटोशा रॉकेट। और हिजबुल्लाह से कोई बहुत बड़ा रिटेलिएशन आने की आप उम्मीद ना करें। हाँ, आएगा तो ये रॉकेट वाला ही आएगा, कोई ग्राउंड इन्वेजन वगैरह वो फिलहाल अभी करेंगे नहीं। बट एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन कहीं ना कहीं आ सकता है ईरान से, और अगर ईरान का रिटेलिएशन आएगा तो अमेरिका तैयार है। अभी अमेरिकन के पास, जो चीनियों ने बलूचिस्तान में एयरपोर्ट बनाया था, वो पाकिस्तानियों ने चाइना को दे दिया, पाकिस्तानियों ने सॉरी अमेरिका को दे दिया। पर पीछे आसिम मुनीर ने यह कहा था कि भाई मेरा पूरा सपोर्ट है ईरान को। तो अगर उस एयरपोर्ट का एक्सेस अमेरिकनों को नहीं मिलता या कट जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर ईरान इस लड़ाई में कूदता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा ये। दूसरी बात, जो ईरान को सप्लाई जाएगी उसमें बलूचिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि बलूचिस्तान आधा ईरान में भी, मैं आपको बता दूं। तो अगर ईरान के साथ युद्ध छिड़ता है तो ईरान को बहुत बड़ी सप्लाई रूट्स जाएंगे पाकिस्तान से। और अगर बलूचिस्तान इज ऑन बॉइल, जहां पाकिस्तान की आर्मी नहीं घुस पा रही, तो सप्लाई कहां से जाएगी? देखिए, लैंड से सप्लाई जाएगी तो लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ये लोग भी कौन है बताऊंगा आपको। और अगर एयर से सप्लाई जाएगी तो कोई भी इसको ट्रैक कर लेगा। अब अभी कौन ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि बलूचिस्तान में अशांति रहे और ईरान को सप्लाई ना मिले? ये 2 कंट्री है, एक इजराइल है, एक अमेरिका है। और अमेरिका का तो एक और इंटरेस्ट है, वो कहते हैं अगर बार बलूचिस्तान से ऑटोनोमस रीजन घोषित किया गया, ये इनकी इंडिपेंडेंस के लिए हम इनकी हेल्प भी कर सकते हैं, हम इनके बारे में बोल भी सकते हैं। अगर हमने ये कर दिया तो भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्यों? अभी जो हमारा किराए पे एयरपोर्ट मिला हुआ, हम तो उसको परमानेंट एयरबेस बनाएंगे। अगर एक परमानेंट एयरबेस बनता है तो अफगानिस्तान, चाइना और ईरान के विजवी एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिटरेंस मिलता है, बहुत जबरदस्त डिटरेंस मिलता है अमेरिका को। और आप जानते हैं बलोचों के बस की तो है नहीं उसे भगाना। इसे एक और एडवांटेज होता है, अगर ये होता है तो सीपेक तेल लेने गया, क्योंकि डोनाल्ड डू ने कहा है कि विल एंश्योर दैट सीपेक नेवर सीज द लाइट ऑफ द डे। सीपक गया तो ग्वादर गया। तो अगर अमेरिका के लिए एक ऐसी परिस्थिति बन गई, एक एयरबेस मिल गया, एक ग्वादर का पोर्ट मिल गया, एयरबेस भी मिल गया, ग्वादर का पोर्ट भी मिल गया, सीपेक भी खत्म, और आसिम मुनीर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, इन वे किराया देने की जरूरत नहीं, और उन्हें पूरा एक्सेस मिल जाता। व्हाट डू यू थिंक अमेरिका विल डू? और ये मत मानिए कि बलोचों की सबसे बड़ी आबादी जो है वो ओमान में रहती है बलोचिस्तान के बाद, और अमेरिका के ओमान से बहुत अच्छे संबंध हैं। और जो ओमान में वहाँ की रॉयल फैमिली है, वहाँ जो मुस्लिम ब्रदरहुड की समस्या 90s में थी, मिड टू एंड 90s में, तो उसको किसने साफ किया? ये माना जाता है कि उस समस्या को साफ करने में रॉ और सीआईए का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये ओमान की जो रॉयल फैमिली है, इंडेटेड टू रॉ एंड सीआईए फॉर दिस, कीजिए आपने हमारी सत्ता बचाई, इन मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को आपने यहाँ से निपटा दिया। और देखिए, जब अब युद्ध बड़ा होने वाला है खाड़ी में, हर कोई अब अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में लगा है, एक्सेप्ट कोई सुसाइडल टेंडेंसीज पे हो ईरान की तरह, बाकी हर कोई अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में पड़ा है। अगर सल्तनत ही नहीं रहेगी, अगर बादशाहत ही नहीं रहेगी, अगर सर कुर्सी ही नहीं रहेगी, तो राज किस पे करोगे? सुल्तान हो, शेख हो या खलीफा हो, राज करने के लिए स्टेट चाहिए ना। अगर स्टेट ही नहीं बचा तो क्या करोगे? तो अब आप देखिए इस अटैक की टाइमिंग, और वहां इजराइल में अटैक होता है, इस अटैक की इंपॉर्टेंस और ईरान की सप्लाई रूट्स, अमेरिका के पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और इस कोऑर्डिनेटेड अटैक पे इतना जो काम किया गया, मतलब जो इसमें इतनी मेहनत की गई, इतना काम किया गया, ये खाली बलोचों के बस का नहीं है। और ये भी एक फैक्शन मानता है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कल पाकिस्तानी आर्मी की दुर्गति हुई क्योंकि आसिम मुनीर ने फैज हमीद को इसलिए अंदर किया था। बोला भाई जितने हमने अब तक ऑपरेशन चलाए थे, अज़्म इंतकाम में, या ये क्या दूसरा, ये अज़्म इंतखाब, और एक है ज़र्ब अज़म में वगैरह में, जो भी ऑपरेशन चलाए थे, भाई तेरे कारण सामने के पार्टी को पता लगता था और तू उस ऑपरेशनों को स्कटल कराता था, ये उस पर आरोप लगा है। अब भैया फैज हमीद तो आज की डेट में जेल में है,
अब जो सबसे बड़ा थप्पड़ लगा पाकिस्तान आर्मी को जिस ऑपरेशन में, आप फैज हमीद को ये नहीं कह सकते कि आपने कराया, क्योंकि फैज हमीद तो आपकी जेल में है। तो अब जो आरोप लगता था आईएसआई और एक आर्मी का फैक्शन मिला के पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े ऑपरेशनों को स्कटल कराता है, उनको निरस्त कराता है, बेकार करा देता है, और उसके पीछे फैज हमीद है, बिकॉज फैज हमीद चाइना का बंदा है, फैज हमीद का इंटरेस्ट है आसिम मुनीर वीक को, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। तो बट अभी तो फैज हमीद जेल में है, तो ये कैसे हो गया? बट क्या फैज हमीद के लॉयलिस्ट जिनको आसिम मुनीर ने लगता पर्ज कर दिए थे या निपटा दिए थे, क्या वो लॉयलिस्ट अब भी फौज में है? क्या वो अभी आईएसआई में है? दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि जी पंजाबी बस से उतारे थे, बीएलए का ये बिल्कुल कहना हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा है, ये माना जाता है ये आईएसआई के लोग थे, ये आर्मी के लोग थे जो लेबरों के बेश में वहां घूम रहे थे, वहां जासूसी कर रहे थे, या वहां कोई कोवर्ट ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। ये कोई लेबर नहीं थे, कोई पंजाबी नहीं थे। तो जबकि प्रोपागेंडा ये चलाई जा रहा है जी इनोसेंट सिविलियन हमारे मार दिए। तो ये बेसिकली, और पाकिस्तान आर्मी अपनी कैजुअलिटीज डिक्लेयर ही नहीं कर रही। भाई तुम्हारी मतलब 200 से 250 के करीब करीब अब कैजुअलिटीज का नंबर आ गया, तुम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो। डेडनेस अटैक तुम पे एक दिन में हुआ, तुम कह रहे जी इन्होंने पंजाबी लेबर मार दी। पंजाबी लेबर मारी नहीं मारी वो अलग विषय है, पर तुम्हारे यहाँ 200 से 250 फौजी मर गए, उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। और क्या फैज हमीद के अटैक के रिटेलिएशन में जो उसके लॉयलिस्ट थे, उन्होंने इस अटैक को होने दिया? आईएसआई का थी, नदीम अंजुम का। नदीम अंजुम की लॉयल्टीज कहाँ बिक गई? किसने खरीद लिया नदीम अंजुम को? आईएसआई को पता नहीं लगा इतना बड़ा सपोर्ट, इतना बड़ा अटैक होने वाला है। सारे बलोच फाइटर उतरते हैं धरती पे, बड़ा अटैक करते हैं। मारंग बलोच की कॉल है, जहां हो वहीं प्रोटेस्ट करो। ग्वादर का घेराव करने की कोशिश की जाती है, हाईटेक वेपन्स और हथियार आते हैं, एक्सप्लोसिव्स आते हैं, और आईएसआई को कुछ नहीं पता। आईएसआई जानता ही नहीं कौन थे। इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, रेनफोर्समेंट नहीं आ पाती, आईएसआई को नहीं पता कौन थे। और इतना ही नहीं, जब ये सारा अटैक होता है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये तो जरूर होते हैं कि जी इतने मार दिए उतने मार दिए, हम बदला लेंगे, ये लेंगे, पर ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई का इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया। या खरीद लिया नदीम अंजुम को भी किसी ने, या बिक गया नदीम अंजुम, ये भी तो हो सकता है। या फैज हमीद का फैक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो बड़े से बड़ा आईएसआई का और बड़े से बड़ा पाकिस्तान की आर्मी का ऑपरेशन अब भी स्कटल रखने में की हिम्मत रखता है। स्कटल करने का ग्राउंड पे उसके पास अब भी वो वर्चस्व है, लेकिन स्टिल स्कटल बिग टाइम ऑपरेशंस, ये भी एक विषय है। अमेरिकन का रोल, ईरान का रोल, इजराइल का रोल। देखिए इजराइल के निशाने पे है पाकिस्तान। पहले डेरा गाजी खान में वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ध्वस्त कर चुका है। फिर जब इन्होंने बोला, फिर जब ये रईसी को बम बेचने चले थे, रईसी का क्या हुआ आपको पता है। और अगर अब ये सप्लाई चेन्स ऑन रखेंगे पाकिस्तानी टू ईरान अगेंस्ट इजराइल और अगेंस्ट अमेरिका, आप जानते हैं क्या होगा। ऐसे में इमरान खान के साथ भी कुछ हो सकता है। इमरान खान को ये अभी निपटाने का बेस्ट ऑप्शन है इनके पास। फैज हमीद अंदर, इमरान खान गया, अराजकता में कंट्री है। और ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्या होने वाला है। पर इस कोऑर्डिनेटेड अटैक की मिलिट्री ग्रेड इंटेल और मिलिट्री ग्रेड इंटरवेंशन किसने दिया बीएलए को? ये सवाल आसिम मुनीर और नदीम अंजुम बोले, नहीं तो वो ये कबूल कर ले कि वो भी बिक गए हैं, उनकी अंदर के लोग भी बिक गए हैं और पाकिस्तान का सब कुछ बिका हुआ है, ये आप जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। अब होगा क्या आगे? आगे कुछ नहीं होना। आगे ये कुछ जाके बेगुनाह लोग को मारेंगे और बोलेंगे जी हमने इनको मार दिया, हमने बहुत बड़ा बदला ले लिया और ये कर लिया, पर होगा कुछ नहीं। आज के डेट में दे हैव लॉस्ट लिटरल कंट्रोल ऑफ बलोचिस्तान, दे हैव लॉस्ट लिटरल कंट्रोल ऑफ केपीके। सराइकी बेल्ट में इनकी हालत ठीक नहीं है। और जो हम बात करें सिंधु देश में भी, मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी खबर आने वाली, बड़ा अटैक सिंधु देश में होगा। और याद रखिए सिंध में है कराची, सिंध में है कराची। कराची इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। ग्वादर लगभग इनके कंट्रोल से बाहर है। अगर कराची भी निकल जाता तो लैंडलॉक्ड पंजाब अकेले क्या करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा देखने का। और हम तो नजर रखे हुए हैं। और आज भी कोई पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में से इस प्रेस रिलीज को, इसमें दिए हुए नंबरों को झूठा नहीं साबित कर सकता, बोल नहीं सकता ये नंबर झूठे हैं। ये है पाकिस्तान की वास्तविकता। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। देखिए
मेन कहानी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। ये बीएलए में पाकिस्तान में समस्या है, सब कुछ है, पर ये जो अटैक हुआ ये उस बड़े पजल की एक छोटी सी कड़ी है। और जब आप कहते हैं ना कि जब हाथियों की लड़ाई में क्या होते सिपाही बच जाते हैं, ये वही वाली बात है। देखिए, अमेरिका को लड़ना है, ईरान को सेटल करना है। ये जो मियां मुनीर कूद रहे थे, फांद रहे थे, ये अब इस लड़ाई में इवेंचुअल कैजुअलिटी बनने वाले हैं और पाकिस्तान इवेंचुअल कैजुअलिटी बनेगा। आप ये ना भूलें कि इसराइल के लिस्ट में मुनीर भी है और इसराइल के लिस्ट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी है। अब इस महाशक्तियों के संग्राम में भिखारी और पंगु पाकिस्तान क्या लूला बनेगा, लंगड़ा बनेगा, ये देखने का विषय होगा। और क्या पाकिस्तान के टूटने का शुभ आरंभ हो गया है? मेरे हिसाब से कल का इंसिडेंट और जो पीछे केपी के इंसिडेंट हो रहे हैं वो एक शुभ आरंभ होने का बहुत प्रबल संकेत है। और मैंने कहा था आपको, पाकिस्तान टूटेगा, जरूर टूटेगा। और अब आप देखिए, जहां फौज केपीके में पानी हेलीकॉप्टर से भेज रही है और यहाँ फौज जा नहीं पा रही है, कंटोनमेंटों पे कब्जे हो रहे हैं, खुद सोचिए। पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व क्षेत्र पे तो नहीं बचा, कंटोनमेंट के क्षेत्रफल पे भी नहीं बचा। ये है आज के विचार, भारत विचार। मैं आपसे अब आगे लेना चाहूंगा और अपडेट आपको देता रहूंगा। बहुत बड़े प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, आप देखते रहिए क्या क्या होगा पाकिस्तान के साथ। और जाने से पहले जरा ये मेरा निवेदन आप जरूर मानिएगा, इसमें हेल्प कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब में। और जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं साहब, sumitpir.com पे आइए और ईमेल है sumitpirofficial@gmail.com, इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब समय आ गया, मैं आपसे आज आज्ञा लूं और जाते जाते भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।